हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सहरीश और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ एनआईएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए। और ये जो है डेटा एंट्री ऑपरेशन की वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये दो वीडियोज़ में बना हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने, वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है पार्ट 2 वीडियो है और ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बताए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और ये दो वीडियो के क्वेश्चंस आपने टॉप 20 ये क्वेश्चंस अगर तैयार कर लिए तो आप लोग आराम से पास हो जाएंगे, आई गारंटीड। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को पास होने में। इसलिए ये 20 क्वेश्चंस जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। मैं आप लोग को सारी चीज़ डिटेल में समझाऊंगी। अगर कुछ आप लोग को डाउट रह जाता है, कुछ पूछना होता है, तो आप लोग इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो आप लोग को A to Z एनआईएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट आप लोग को टाइम टू टाइम मिलेगी अवेलेबल यहाँ पर। और इसके साथ साथ आप लोग के एग्जाम की तैयारी, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी, प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड या जितनी भी चीज़ें होती हैं एनआईएस में, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, सारी हेल्प आप लोग को इस चैनल से मिलेगी। तो आप लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है 1 to 10 तक क्वेश्चन जो है मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया, वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बता दिया आप लोग को। तो यहाँ से पार्ट 2 वीडियो से जो है क्वेश्चन नंबर 11 शुरू होता है, 11 to 20। तो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CPU क्या होता है उसे हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आंसर है ALU एंड CU। ALU का भी मैंने वहाँ लास्ट वीडियो में, पार्ट 1 वाली वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में समझाया है, CU का भी समझाया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट जॉइंटली फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स एंड परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। The computer CPU is responsible for handling all instructions and calculation it receives from other hardware components in the computer and software programs running on the computer। तो इसमें बोला जा रहा है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन करा है इन दोनों के बारे में। ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है वो क्या है, वो दिमाग है किसका, कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो है दिमाग कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, क्योंकि यही जो है कंप्यूटर को सारे इंस्ट्रक्शंस, जो भी आप लोग, जैसे हम यूज़र हैं, जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस जो हम काम करने के लिए देते हैं, तो वो काम कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो हैंडल कौन करता है, CPU जैसे हमारा दिमाग, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा दिमाग जो है हमें कंट्रोल करता है, हमें कब क्या करना है। एग्ज़ाम करते हैं तो हमें लिखना क्या है एग्ज़ाम में, जो हमें याद रहता है, तो हमारा दिमाग ही जो है उस वक्त मदद करता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। उसी तरह से जो है कंप्यूटर का दिमाग CPU है। तो CPU जो है पूरा हैंडल करता है कंप्यूटर के सारे प्रोसेसेस को, जो भी कंप्यूटर करता है, जो भी हम उसे काम करने के लिए देते हैं तो वो कैसे प्रोसेस करता है। हमने कोई बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन दिया अगर कंप्यूटर को, तो वो कैसे सॉल्व करेगा, उसमें जो है CPU कंप्यूटर की मदद करेगा, उसका दिमाग है, मदद करेगा कि उसको कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्या करने के लिए यूज़र ने दिया है। तो ये हो गया सारा एक्सप्लेनेशन CPU को लेकर के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राइट सम आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस बताने हैं। आंसर है सम आउटपुट डिवाइसेस आर, पहले आउटपुट बता रही हूँ मैं, मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं आप लोग के आउटपुट डिवाइसेस हो गए। सम इनपुट डिवाइसेस आर, अब यहाँ पे मैं इनपुट डिवाइसेस बताती हूँ, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन फॉर वॉइस इनपुट, ट्रैक बॉल एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं आप लोग के इनपुट डिवाइसेस हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये आउटपुट और इनपुट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, चाहे कैसे भी घुमा करके आए, लेकिन पूछा जाता है। ऐसे भी आ सकता है कि राइट 3 आउटपुट डिवाइसेस या राइट 4 इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इस तरह से भी करके आ सकता है। तो आप लोग ये सारे जो हैं इनपुट आउटपुट सारे जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारे याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बताना है। आंसर है प्राइमरी मेमोरी में देखिए दो तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब इसके आगे हम रैम और रोम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। रैम की डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, ये जो है प्राइमरी मेमोरी है। इट इज़ हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, ये जो है हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। इसका मतलब है यहाँ पे कि ये जो है प्राइमरी मेमोरी है
और ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो जब तक वोलेटाइल हो गया कि जैसे वोल्टेज है, जब तक कि फॉर एग्जांपल लाइट है, मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लाइट आ रही है, हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, जब तक हमने उस फाइल को सेव नहीं किया है तब तक जो है वो रैम में रहेगी। मतलब वही हो गया जैसे हम वर्ड पे जो है कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, हम लोग अपना कुछ लेटर वगैरह बना रहे हैं, उस पर जो जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक वो जो है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, वो वहाँ पर स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही अगर लाइट चली गई तो वो जो है सब कुछ उड़ जाएगा, जब तक वो सेव नहीं हो जाता तब तक वो सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आएगा, वो रैम में ही रहेगा। तो ये जो है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है और ये जो है वॉलेटाइल इन नेचर है कि तब तक जब तक वोल्टेज है तब तक ही जो है वो चीज़ सेव रहेगी, आपके सामने रहेगी। जैसे ही अगर कुछ डिस्कनेक्ट हो गया या सडनली आप लोग का कंप्यूटर ऑफ हो गया तो जो आप लोग टाइप कर रहे थे MS वर्ड में वो जो आप लोग का उड़ जाएगा, क्योंकि वो आप लोग का सेव नहीं है। ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जब तक आप लोग उस पर लिख रहे हैं तब तक है, और अगर फ़ौरन अगर उसमें वॉलेटाइल अगर वोल्टेज चला गया, लाइट चली गई या कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो चीज़ जो है उड़ जाएगी आप लोग की, क्योंकि आप लोग ने सेव नहीं किया होगा इस तरह। उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये जो एक तरह से हो गया कि आप लोग खाली इसको रीड कर सकते हैं, इसमें आप लोग कुछ टाइप नहीं कर सकते। जो कंप्यूटर पूरा प्रोसेस करता है, ऑन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख कर आती हैं। जब आप किसी ऑप्शन पे जाते हैं तो उसमें लिख कर आएगा, तो वो खाली आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप उसको खाली रीड कर सकते हैं। तो वो जो है रीड ओनली मेमोरी के लिए होता है कि वो जो खाली आप उसमें कंप्यूटर की खुद की मेमोरी जो उसमें सारी चीज़ें सेव्ड हैं, जो जैसे आप लोग कंप्यूटर ऑन करेंगे, किसी आइकन पर क्लिक करेंगे या जितना भी प्रोसेस होता है अंदर कंप्यूटर का, वो सारा जो आप लोग रीड कर सकते हैं, खाली उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो जो है रीड ओनली मेमोरी में आता है। तो डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। अगर आता है आप लोग को लिखने के लिए एग्जाम में तो इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, आप लोग को लिखना है प्राइमरी मेमोरी है यूजिंग टू ओनली रीड द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। खाली जो कंप्यूटर की स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन खुद की है उसे आप खाली रीड कर सकते हैं, तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। ये जो है इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया। यहाँ पे आप लोग कुछ भी सेव करते हैं तो परमानेंट स्टोरेज एरिया है। अगर आप लोग का कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए या कुछ हो जाए, लाइट चली जाए, उसके बाद अगर आप लोग कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये परमानेंट स्टोरेज एरिया आप लोग जो आप लोग ने सेव किया होगा आप लोग को वहीं पे मिलेगा। तो डेफिनेशन लिखिए, इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया, डेटा इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली, इट इज़ हाई कैपेसिटी स्टोरेज एरिया। एग्जाम्पल पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। तो इस तरह की जैसे आप लोग की पेन ड्राइव हो गई, CD हो गई, और आप लोग के मेमोरी कार्ड होता है आप लोग के फ़ोन में, बहुत सारी चीज़ें हो गई। आप लोग की फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें जो है आप लोग की परमानेंट स्टोरेज एरिया है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोग को बताती हूँ। जैसे आप लोग का खुद का फ़ोन है, ठीक है, आप लोग ने उसमें मेमोरी कार्ड लगा रखा है। अगर आप लोग फ़ोन अपना स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद आप लोग स्विच ऑन करेंगे फ़ोन को, तो जो आप लोग का गैलरी में जितनी भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या जितने भी म्यूज़िक वगैरह आप लोग के जो SD कार्ड में, आप लोग के मेमोरी कार्ड में जो सेव हैं, वो जो है आप लोग को वहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग फ़ोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे तो सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, पूरा फ़ोन का सारा जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो सब उड़ जाएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो जो है परमानेंट स्टोरेज एरिया है आप लोगों का, सेकेंडरी मेमोरी है आप लोगों की, जैसे कि आप लोग ने मेमोरी कार्ड अपने फ़ोन में लगा रखा होता है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। CD हो गया, पेन ड्राइव हो गई, आप लोग यूज़ करते ही होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आंसर है हार्डवेयर की डेफिनेशन है पहले, इट इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टैंगिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ, दोज कंपोनेंट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। मतलब जो भी चीज़ें, हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप लोग का माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसे आप लोग छू सकते हैं। माउस को आप लोग हाथ में पकड़ करके चलाते हैं, राइट, तो आप लोग के हाथ में टच होता है, वो आप लोग उसको पकड़ सकते हैं। कीबोर्ड पे आप लोग टाइप कर सकते हैं, आप लोग CPU और स्पीकर को टच कर सकते हैं। मतलब टोटल मिला के जितना भी आप लोग चीज़ें छू सकते हैं उसे जो है हम हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद आता है आगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सोल ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज़ द collection of computer programs, procedures and associated documents that makes possible the effective operation of the computer system। मतलब जैसे कि कंप्यूटर के अंदर वाली चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके अंदर जो है आप लोग स्क्रीन ऊपर से तो छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जितने भी आइकन्स हैं उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप पकड़ नहीं सकते। माउस का जो कर्सर होता है अंदर, जो आप लोग का एरो चल रहा होता है, उसे आप पकड़ नहीं सकते। और जैसे आप लोग के कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी प्रोसीजर चल रहा है, आप लोगों का काम चल रहा है, वो सारा आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। वो सारा खाली आप देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर करता हुआ काम, जो कंप्यूटर अंदर काम स्क्रीन में चल रहा है, उस खाली चीज़ें आप सब देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। तो सिंपल लैंग्वेज में जो चीज़ आप लोग टच कर सकते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मैंने आप लोग को बताया, वो हो गई हार्डवेयर। और जो चीज़ आप लोग नहीं टच कर सकते वो आप लोग का हो गया सॉफ्टवेयर, सिंपल लैंग्वेज में। और डेफिनेशन अगर लिखने के लिए आएगी तो जो मैंने आप लोग को स्क्रीन पर लिख कर दिखाया है सिंपल लैंग्वेज में, वो आप लोग को लिखना है। डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको जो है हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस। इसको जो है हम कंप्यूटर स्टार्ट करने में मदद करता है ये हमारी, और हार्डवेयर डिवाइसेस को जो है मैनेज करके रखता है। मेंटेन फाइल सिस्टम सारे मेंटेन करके रखता है, मैनेज करता है। इट इज़ एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है एक माध्यम है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया आप लोग का MS DOS हो गया, MS विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आप लोग की कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है, इसके थ्रू जो आप लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं कंप्यूटर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ने MS विंडोज़ खोला तो जितनी भी चीज़ें आप लोग की हो रही हैं, खुल रही हैं, सारा प्रोसेस उसमें होता हुआ आप लोग को दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके आगे हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवेज रिजर्वेशन सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें जैसे आप लोग का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस में हेल्प करता है, आप लोगों की लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में मदद करता है, रेलवेज के मतलब ट्रेन वगैरह के रिजर्वेशन सिस्टम में मदद करता है, हॉस्पिटल के सारे मैनेजमेंट सिस्टम में मदद करता है आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में मदद करता है, स्प्रेडशीट में मदद करता है, प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मदद करता है। ये सारी चीज़ों में जो है आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, टूल सॉफ्टवेयर टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस नोन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस, वायरस क्लीन, PC टूल्स। मतलब जैसे आप लोग के कंप्यूटर हो गया, उसमें जो आप लोग को सब चीज़ें जो क्लीन करने वाली चीज़ होती है, एक तरह से कंप्यूटर की सफाई हो गई कि इसके अंदर बहुत सारा ज़्यादा वायरस आ गया है या कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ें जैसे आप लोग का PC टूल हो गया, वायरस क्लीन हो गया, एंटीवायरस हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आती है, जो कि आप लोग को हेल्प करता है कंप्यूटर जो है क्लीन करने में। जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारी मैसी थिंग्स भर जाती हैं, या फिर आप लोगों के कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग की PC टूल्स वगैरह, वायरस क्लीन, एंटीवायरस, ये सब चीज़ें जो आप लोग की हेल्प करती हैं, जो कि आप लोग की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। एक तरह से ये सारी चीज़ें जो है आप लोग की रिपेयर और मेंटेन करने में मदद करती है आप लोग के कंप्यूटर को। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज जो है यहाँ पे बतानी है। तो आंसर है लैंग्वेज इज द कम्युनिकेशन मीडिया बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर एज फॉलोज। मतलब आप लोग की लैंग्वेज क्या है, जैसे हम लोग कुछ कम्युनिकेट करते हैं, मैं अभी आप लोग से क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, आप लोग को सारे आंसर समझा रही हूँ, तो मैं आप लोग से कम्युनिकेट कर रही हूँ। अब आमने सामने आप लोग किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से उसी लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में, आप लोग की लैंग्वेज क्या है, हिंदी लैंग्वेज में। फॉरेनर्स किस लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे जो है हम लैंग्वेज कहते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद आता है आप लोग का कितने टाइप की लैंग्वेज होती है। यहाँ पे जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात हो रही है, ह्यूमन की लैंग्वेज की नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात हो रही है। मैंने आप लोग को एग्जांपल देके बताया था अभी। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है 3 तरह की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर जो है आसानी से समझ लेता है, उसे आराम से समझ में आ जाती है। तो लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन है, इट इज़ अ मशीन, मतलब ये जो मशीन लैंग्वेज है, इट इज़ अ सेट ऑफ बाइनरी कोड्स। ये जो है बाइनरी कोड्स का सेट होता है। बाइनरी कोड्स क्या है, 0 और 1। उसके बाद सेकंड आता है असेंबली लैंग्वेज, इट इज़ अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड कोड्स। ये जो है प्री डिफाइंड कोड्स का सेट होता है पूरा। थर्ड आता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हमारी लैंग्वेज होगी, जैसे कि इट इज़ अ लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, इंग्लिश की तरह एक लैंग्वेज होती है, एंड सेट ऑफ कमांड्स इन इंग्लिश। और ये जो है कमांड्स इसका जो होता है पूरा इंग्लिश में होता है, जैसे कि लाइक बेसिक, C++, सी, कोबॉल, पास्कल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है आप लोग की हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, जो कि कंप्यूटर को थोड़ा मुश्किल से समझ में आती है, आसानी से समझ में नहीं आती है। जो ईजिली समझ में आ जाती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं जिसको। और ये जो है बाइनरी कोड्स का सेट होता है पूरा, जिसको बाइनरी कोड्स क्या है, 0 और 1। उसके बाद आप लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर और असेंबलर का जो है डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर जो है कंप्यूटर में मदद करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को आसानी से समझ में नहीं आती है, तो वो जो है कंपाइलर मदद करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में कर देने के बाद जो है कंप्यूटर को आसानी समझ में आता है। तो कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद आता है असेंबलर, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में करता है, ताकि जो है कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाए। तो सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। कंपाइलर मतलब हो गया आप लोग का कि आप लोग की हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। असेंबलर हो गया आप लोग की असेंबली लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। तो कंपाइलर और असेंबलर का, असेंबलर से समझ जाइएगा असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखनी है, कंपाइलर में आप लोग को समझ जाइएगा हाई लेवल की लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद आप लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन MS वर्ड। आप लोग को MS वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आंसर है MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इट प्रोवाइड द लॉट्स ऑफ फीचर्स टू प्रोसेस द वर्ड लाइक लेटर ड्राफ्टिंग, बुक कंपोजिंग, विजिटिंग कार्ड एक्सेट्रा। ये जो है MS वर्ड जो होता है क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं ताकि मतलब आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करता है MS वर्ड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, कुछ लेटर ड्राफ्टिंग है, बुक कंपोजिंग है, विजिटिंग कार्ड है, इन सब चीज़ों में। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों में जो आप लोग का MS वर्ड जो है हेल्प करता है। एक तरह से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप लोग ने देखा ही होगा, अगर कंप्यूटर यूज़ किया है तो आप लोग ने MS वर्ड भी देखा होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन MS एक्सेल। MS एक्सेल की यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है। आंसर है इट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इन टैब्लो फॉर्म विच इज़ नोन एज वर्कबुक। ये इसमें जैसे कि आप लोग ने देखा होगा MS एक्सेल, अगर आप लोग ने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होगी अगर आप लोग को, तो ये पूरा वर्कबुक होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं। ये जो होता है MS एक्सेल होता है और ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप लोग को कैलकुलेशंस वगैरह, टेबल वगैरह बनाना और ये बहुत सारी वर्कबुक्स होती हैं। इसमें पूरा सेट होता है वर्कबुक का। तो इट इज़ नोन एज वर्कबुक। इट प्रोवाइड्स द फीचर्स टू क्रिएट रिपोर्ट्स, कैलकुलेशन, ग्राफ रिपोर्ट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, ग्राफ रिपोर्ट्स बनाने के लिए ये सारी फीचर्स जो है इसमें अवेलेबल होते हैं ताकि आप लोग इस तरह की चीज़ें कर सकें, क्रिएट रिपोर्ट्स, अपना रिपोर्ट्स बना सकें, कैलकुलेशंस वगैरह कर सकें, ग्राफ रिपोर्ट्स बना सकें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग MS एक्सेल की मदद से। तो ये हो गई आप लोग की MS वर्ड की डेफिनेशन और MS एक्सेल की डेफिनेशन। अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सप्लेन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आंसर है इट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इट प्रोवाइड्स द फीचर्स टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन ऑन रिक्वायर्ड टॉपिक। आप किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन जो है अपने MS पावर पॉइंट पर बना सकते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं, जो अपना ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो जो है MS पावर पॉइंट की मदद से ही जो है अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये जो है आप लोग MS पावर पॉइंट की मदद से अपना प्रेजेंटेशन कभी बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं। ये जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डिफाइन कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन की अगर आ जाता है क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए तो आप लोग लिख दीजिएगा द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से जो आप लोग का स्टार्ट हुआ था ये कंप्यूटर एवोल्यूशन एंड रिजल्टेड इन टूडेज मॉडर्न मशीन्स। और आप लोग के सामने आज ये सारे रिजल्ट्स हैं कंप्यूटर की, जितनी भी जनरेशन्स आई हैं। तो आप लोग का ये मॉडर्न मशीन्स जो है अब आजकल जो चल रही हैं, ये आप लोग का रिजल्ट है। इतने टाइम से चलता चलता आते आते अब जो है मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं। ईच न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ नॉट ओनली सुपीरियर इन प्रोसेसिंग एंड कैपेबिलिटी बट ऑल्सो डिफरेंट इन लुक एंड साइज। मतलब हर जनरेशन में जो है कंप्यूटर का खाली प्रोसेसिंग या कैपेबिलिटी, हर तरह की ये सब चीज़ें ही खाली चेंज नहीं हुई है, इसके अलावा इनके लुक्स और साइज़। जबकि पुराने कंप्यूटर्स अगर आप लोग सर्च करके अगर देखेंगे तो इतने बड़े बड़े होते थे कि पूरे रूम में जो है कंप्यूटर ही भरा रहता था। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर के साइज़ होते थे, लुक्स होते थे, हर तरह के इतने डिफरेंट तरीके के लुक्स होते थे। तो वो सारी जनरेशन चलते चलते जो है फाइनली हम लोग कंप्यूटर पे आए। उसके बाद अब तो काफ़ी सारे तरीके के लैपटॉप्स आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करते करते मॉडर्न जनरेशन जो है अब आ गई है। और पहले के ज़माने के कंप्यूटर्स जो होते थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, प्रोसेसिंग जो है काफ़ी फास्ट हो गई है, बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। पहले जो है बहुत सारे फीचर्स नहीं होते थे, थोड़े बहुत फीचर्स होते थे लेकिन उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती थी। तो पहले ज़माने की खाली प्रोसेसिंग और सारी चीज़ें ही खाली चेंज नहीं हुई है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा साइज़ भी चेंजेस हुए हैं क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर के साइज़ थे काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये थी आप लोग की आज की वीडियो। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन जो हैं ठीक से समझ में आ गए होंगे। मैंने जितने भी आप लोग को एक्सप्लेन करे हैं, समझाएं हैं, आप लोग को वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा और वीडियो को जितने भी आपके NIOS के स्टूडेंट्स आप लोगों के कांटेक्ट में हैं सबके साथ शेयर करिएगा। कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे पूछ भी सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसके अलावा मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैंने जो है यूट्यूब पे एक और न्यूज़ चैनल क्रिएट करा है जिसका लिंक जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी तरफ से अपना कुछ एंटरटेनमेंट कराना है, उस पर जो मैं अपनी रिएक्शन वीडियोज़ डालती हूँ, तो अगर आप लोग को सब्सक्राइब करना हो तो आप लोग जाके कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये था पार्ट 2 वीडियो। अगर पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, मिस मत करिएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने अगर ये 20 क्वेश्चंस याद कर लिए तो आप लोग को एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोकेगा। आई गारंटीड आप लोग आराम से पास हो जाएंगे डेटा एंट्री ऑपरेशन वाले सब्जेक्ट में। पार्ट 1 वीडियो का लिंक जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाकर देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा प्लीज़। और आप लोग के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।